नमस्कार। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जरूरी है, लेकिन अगर दुनिया का नियम यह बन जाए कि ताकतवर देश तय करेंगे कि किस देश का नेता जिएगा और किस देश के नेता को मार दिया जाएगा, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, जंगल का कानून होगा। भारत की पहचान ताकत से नहीं, नैतिकता और संतुलित कूटनीति से है, और इसलिए हमें साफ कहना चाहिए कि किसी भी संप्रभु देश के नेता की हत्या स्वीकार्य नहीं हो सकती। और आज का डिबेट भी इसी मुद्दे पर है। भाजपा, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार जो आए हैं पैनल में, इनके तर्क सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप ही से कर रही हूं भाई। ये मोटे तौर पर अगर देखें तो दो देशों का, बल्कि ये दरअसल बायलैटरल मसला है, अमेरिका, इजराइल और ईरान का। अगर हम सजगता से चुप्पी साधे हुए हैं और टाइम का इंतजार कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, तो हमें इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसने की क्या जरूरत है। भारत और ईरान के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक जुड़ाव रहा है, और ऐसे में जब किसी प्रमुख ईरानी नेता की हत्या होती है तो भारत की भूमिका का नैतिक महत्व बढ़ जाता है। अगर हम चुप रहते हैं तो यह हमारे लंबे समय के दोस्ताना संबंध और हमारी नैतिक जिम्मेदारी दोनों पर सवाल उठा सकता है। भारत को जरूर इस मुद्दे पर एक संतुलित लेकिन स्पष्ट आवाज उठानी चाहिए, ताकि हम अपने ऐतिहासिक रिश्तों और नैतिक आधार दोनों को बरकरार रख सकें। गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये देश की विदेश नीति को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है, ये उसका मामला है। देश की इंटेलिजेंस को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है, ये उसका मामला है। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत का पक्ष कोई सुनना ही नहीं, मतलब भारत का कोई पक्ष ही नहीं है। आप इस चीज को देखिए, आज की डेट में ईरान से हमारे पुराने रिश्ते, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। अभी आपने हमको बोलने लायक नहीं छोड़ा, चूंकि आपने खुद ही बोल दिया सारी चीजें। आज नरेंद्र मोदी जी का 2016 का वो बयान आप उठा लीजिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का उठा लीजिए, मत उठाइए हमारा। ईरान के कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। जब हमें तेल की आवश्यकता थी, ईरान ने हमें घटी दरों पर और तमाम, और है उसके साथ रुपए में तेल अगर किसी देश में दुनिया में किसी ने दिया सबसे पहले, तो ईरान ने हमको दिया। तो आज की डेट में अगर आप अपने आंतरिक या बाहरी मतभेदों के चलते दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को लोग मारने लग जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो शेर याद आ जाता है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आया। और अमेरिका का यह कदम सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन है, क्योंकि बिना यूएनएससी की मंजूरी के किसी भी नेता को उठाना या मारना एक तरफा दादागिरी है और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका खुद को विश्व व्यवस्था का प्रहरी मानता है और वह त्वरित कार्रवाई करके जरिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, भले ही वह विवादित हो। इस पर बहस है कि क्या अमेरिका की यह तानाशाही शैली एक खतरनाक उदाहरण बनती जा रही है, और क्या भारत को अब आवाज उठाना चाहिए, ताकि हमें वैश्विक संस्थानों का समर्थन करते हुए एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात कर सके। ईरान से तो कतई नहीं की गरिमा जी। मैं तो भारत की स्थिति बता रहा हूं कि 140 करोड़ का और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर इस पे चुप्पी साधेगा तो इसके परिणाम घातक होंगे। आज की डेट में हमारी चुप्पी जो है, अन्याय के प्रति हमारी आवाज गांधी के समय से लेकर के आज तक कभी इतनी दबी हुई महसूस नहीं हुई, कभी इतनी बर्बाद महसूस नहीं हुई, कभी हमने एग्रेसर्स का साथ नहीं दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी बड़ी फेल्योरिटी हो कि एक देश जो है इजराइल युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा हो, उसके यहां पिछले 2 साल से नेतन्याहू आइसोलेटेड था पूरी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका गया था मिलने के लिए, और उस देश के उस राष्ट्रपति को जो गंभीर समस्याओं में घिरा हुआ है, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, सिर्फ भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो उनको वहां वैलिडेट करने गया, आइसोलेट पड़े हुए नेतन्याहू को। तो पूरी दुनिया में जो हमारी थू थू हो रही है,
उसको लेकर के हमें तो बोलना पड़ेगा। नहीं, ये तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई, हम भारत में विपक्ष हैं। ये इजराइल के राजदूत साफ कर चुके हैं, भारत को इस हमले के बाबत कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी, ऑफिशियल अनऑफिशियल जानकारी नहीं थी। तो वो क्या, हाँ, बिल्कुल, वो क्या कहेंगे कि भारत को जानकारी थी? हाँ। क्या बात करती है गरिमा जी, आप तो सब जानती है। क्या राजदूत कहेगा कि हमें जानकारी थी? हम ये नहीं कह रहे जानकारी थी या नहीं थी। आपने पहले ही मैंने कहा कि भारत की इंटेलिजेंस को आपने बर्बाद कर दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये भांपने में असक्षम है तो नरेंद्र मोदी की सरकार को सरकार रहने का कोई हक नहीं। मोदी जी को या फिर दरअसल हम वो ये नहीं जान पाए कि मैं ऐसे, या फिर दरअसल हम गर्दन पर सटा दिया हमने कट्टा कि भाई या तो बोलिए या तो चुप्पी तोड़िए, और नहीं तो आप असेसिनेशन के सपोर्टर हैं, आप इस हत्या के हिमायती हैं। भाई ये भी तो दरअसल हम बहुत नाजुक वक्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एसेसिनेशन के सपोर्टर कभी शब्द इस्तेमाल ना हमने किया, ना हमारे किसी नेता ने किया। हम इस तरीके की हल्की बात गरिमा जी विदेश नीति पर नहीं करते। डज ही सपोर्ट द असैसिनेशन? डज ही सपोर्ट? राहुल गांधी का ट्वीट है सुरेंद्र जी, डज ही सपोर्ट द असैसिनेशन ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट एज अ वे टू डिफाइन द वर्ल्ड ऑर्डर? तो क्या कहा उन्होंने? आप इसकी हिंदी करिए। क्या वो सपोर्ट करते हैं? क्वेश्चन पूछा। एक तरफ राहुल गांधी का तर्क है कि भारत दोनों पक्षों से बात कर सकता है और दोनों की आलोचना कर सकता है ताकि भारत एक जिम्मेदार और नैतिक भूमिका निभाए। उनका कहना है कि भारत की शक्ति इसी में है कि वह दोनों को एक साथ सुन सकता है और एक संतुलित रुख अपना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि भारत का मौजूदा रुख ज्यादा इजराइल की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, जिससे भारत के लिए आरोप लग सकते हैं कि वह ईरान की चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए यह बहस जारी है कि क्या भारत का रुख वास्तव में पूरी तरह संतुलित है या कहीं ना कहीं एक पक्ष के प्रति झुकाव दिखा। अपने प्रधानमंत्री से अगर क्वेश्चन पूछना कोई देशद्रोह थोड़ी है। हमने पूछा है कि अगर खामनेई साहब की हत्या को आप कंडम नहीं कर रहे हैं तो क्या आप आतताइयों का या उनका साथ दे रहे हैं? प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं दे रहे हैं। हमने तो क्वेश्चन पूछा है, हमने उनके ऊपर आरोप थोड़े लगाया। और ये तो विपक्ष का काम है कि प्रश्न पूछे। अगर बेसुध पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री, बेहोश हो गए हैं प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, भारत की सरकार निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, हमारा एनएसए निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, हमारी पूरी सरकार बेसुध हो गई है और नाकारा निकम्मी हो गई है, तो विपक्ष अपना काम तो करेगा ना। क्यों नहीं करेगा विपक्ष अपना काम? हम सवाल तो कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस बता दे इसको, कांग्रेस इस चुप्पी को कांग्रेस डिकोड कर दे कि जो ईरान हमारा सदियों से दोस्त है, देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं खामनेई की राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर, असैसिनेशन पर हम चुप क्यों हैं? स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है, कूटनीति हो सकती है। अगर कोई देश हिंसा करता है तो उसका जवाब कूटनीति, प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से दिया जाता है। लेकिन अगर नेता की हत्या को सामान्य बना दिया गया तो पूरी दुनिया अस्थिर हो जाएगी। ऐसे देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर ये कूटनीति होती तो हमको बुला करके या सर्वदलीय बैठक में बुला करके ये बात बता दी जाती। आप मत करिए, आप सर्वदलीय बैठक बुला करके बता दीजिए। लेकिन निशिकांत दुबे जैसे लफंगे सांसद आ जा रहे हैं वो करने के लिए, कहते हैं कि 1965 में और 1971 में वो फिर इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सुनिए ना। अच्छा चलिए, मैं अपने शब्द भी वापस लेता हूं। एक बड़े सम्मानित सांसद निशिकांत दुबे बैठे हुए हैं, कितनी गलत वो तरीके से वो बात कर रहे हैं, मैं उस तरफ उतना बताता हूं, विषय को नहीं छोड़ूंगा। मैं लफंगे शब्द के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। ठीक, मैं आपको फिर से कहता हूं कि 1965 और 1971 में ईरान में शासन रजा पहलवी का था, जिनके चाटुकार आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं। जिस ट्रंप के, जिस अमेरिका के, उसी अमेरिका के चाटुकार शाह रजा पहलवी की सरकार थी 1965 में और 1971 में। तो आज की डेट में ये दोनों तो सगे भाई हो गए ना। आज निशिकांत दुबे ने मेरे ख्याल से कोई सुपारी ले रखी है नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को बदनाम। दरअसल वो फैक्चुअल गड़बड़ कई दफा कर देते। बहुत छोटा सा रिएक्शन फिर शिवम त्यागी से मैं काउंटर लूंगी। बहुत छोटा सा रिएक्शन आशुतोष आपसे कि दरअसल इसमें भारत की स्ट्रैटेजी है, कोई डिप्लोमेसी है। हम दरअसल 140 करोड़ के देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र,
ये नहीं कह पाए पिछले 3 दिन में कि असैसिनेशन गलत है, आप किसी की इंटीग्रल टेरिटरी में नहीं घुस सकते, होंगे कहीं के तुर्रम खां? एक पक्ष का कहना है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों का समर्थन करे। इस तरह बिना किसी यूएनएससी मंजूरी के इजराइल और अमेरिका का हमला कानून का उल्लंघन है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि भारत की विदेश नीति अक्सर व्यावहारिक रही है और भारत की कोशिश रही है कि वह दोनों पक्षों से जुड़े मुद्दों को संतुलित तरीके से देखे। तो सवाल यही है कि क्या भारत को अब एक स्पष्ट नैतिक और कानूनी रुख अपनाना चाहिए ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का उसका दावा सच में लो यार। आशुतोष सर प्लीज। गरिमा जी, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हाँ। है। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि क्या भारत इस बात का समर्थन करता है कि दुनिया का कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदर घुस के उनके हेड ऑफ द स्टेट को उठा के अपने यहां लाके जेल में बंद कर ले, या किसी दूसरे देश के हेड ऑफ द स्टेट या उनके सुप्रीम लीडर को वो मार दे? क्या ये अगर भारत स्वीकार करता है तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है और किसी और देश के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक का नियम यह था कि सॉवरेनिटी की रक्षा करनी चाहिए और अगर आपको किसी देश के ऊपर हमला करना है तो आपको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू चलना चाहिए। ये हुआ जब कुवैत पे अगर ट्रंप, सर एक सेकंड, अगर ट्रंप इंटरनेशनल लॉ नहीं मान रहे हैं, जो एक्ट ऑफ वॉर में नियम कायदे बने हैं, ट्रंप उसको मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि उनकी अपनी घर की सियासत उबली हुई है, उनके अपने सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, यूएन चार्टर को ट्रंप नहीं मान रहे, तो इसमें भारत क्या कर सकता है भाई? नहीं, भारत एक मॉरल स्टैंड ले सकता है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद से भारत की दुनिया में कदर इसलिए होती रही क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि हम मॉरल स्टैंड ले सके और हमने हमेशा लिया है। ज्यादा नहीं, 2003 के अंदर जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति, 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके समर्थन मांगा, 3 बार, और अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा हम युद्ध का समर्थन नहीं करते। लेकिन इसी भारत ने जब कुवैत पर हमला हुआ तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाप पिताजी वहां पर थे, तब एक देश क्या दूसरे देश पर कब्जा कर ले जबरदस्ती, तब भारत ने उसका समर्थन किया था और भारत ने अपनी जमीन को फ्यूल कर जो रिफ्यूलिंग के लिए भी दिया था। लेकिन 2003 में हमने स्टैंड नहीं लिया था। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, अगर हम इस जाति को अगर हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है कि पता चला अमेरिका को पसंद नहीं आया भारत की नीति, तो चलो यहाँ उनके यहाँ तो दरअसल राष्ट्रपति उठा लीजिए। हम तो ईरान के खुद पक्ष धर रहे हैं भाई। हमारे 2 प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और न सिर्फ गए बल्कि वहां बाकायदा ईरान के पक्ष में खुलकर बोलते दिखाई दिए कि भाई आर्ट से, आर्किटेक्चर से और कल्चर से, सबसे हम ईरान से जुड़े हुए हैं। व्हाई वी आर कीपिंग साइलेंस हियर? नहीं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये ईमानदारी की बात ये है, और मैं इसमें पढ़ दूं कि राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा स्टैंड। इस लिहाज से अगर मैं दूसरा पैराग्राफ अगर आप इजाजत दो तो मैं पढ़ देता हूं। व्हाइल सिक्योरिटी कंसर्न्स आर रियल, अटैक दैट वायलेट सॉवरेनिटी विल ओनली वर्सन द क्राइसिस। द यूनिलैटरल अटैक्स ऑन ईरान एज वेल एज Iran's attack on other Middle Eastern countries must be condemned। दोनों तरफ से ईरान पर अटैक हुआ है और ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज पर अटैक किया, हम उसकी निंदा करते हैं। ये मॉरल स्टैंड है कि आप युद्ध के खिलाफ हैं। अगर ईरान ओमान, बहरीन तमाम पर अटैक करता है, वहां पर अगर बम मारता है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। और अगर ईरान पे अगर और ये यूनिलैटरल अटैक, मैं अगर आप 30 सेकंड मुझे बताएं, देखिए थर्सडे तक ईरान अमेरिका की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था। यह बात ओमान के विदेश मंत्री तक ने कही थी। जब वो सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करे। इसका मतलब हमला करने के कारण कुछ और है, कुछ और है। लेकिन दरअसल सर, ये अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़ा होना इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था कि ईरान से कट ऑफ कर लिया जाता। एक वक्त पर इंदिरा गांधी कहती दिखी थी कि किसी एक देश के साथ दोस्ती दूसरे के साथ दुश्मनी की वजह बिल्कुल नहीं हो सकती। इस पूरी बहस का सार बहुत साफ है। दुनिया 2 रास्तों के बीच खड़ी है। एक रास्ता है ताकत की राजनीति, जहां शक्तिशाली देश तय करते हैं कौन जिएगा और कौन मरेगा। दूसरा रास्ता है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का सम्मान।
आज अगर हम किसी संप्रभु देश के नेता की टारगेटेड किलिंग पर चुप रहते हैं तो हम एक खतरनाक परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं। कल यही नियम किसी और देश पर भी लागू हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी ने जो बात कही वह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति का प्रतिबिंब है, जहां हम युद्ध नहीं, संवाद, टकराव नहीं, संतुलन और शक्ति नहीं, न्याय की बात करते हैं। भारत को किसी युद्ध खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत को शांति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की रक्षा करने वाली आवाज बननी चाहिए, क्योंकि जब दुनिया में कानून कमजोर पड़ता है तो सबसे ज्यादा खतरा उन देशों को होता है जो शांति और संतुलन की नीति पर चलते हैं, और भारत उन्हीं में से एक है।